बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम अपने थर्ड लेक्चर का सेकंड पार्ट जो है वो अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, जिसके अंदर हम अपनी जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको हमने कंटिन्यू किया हुआ है। ठीक है, उसकी हमने रिकॉर्डिंग को देखा लास्ट टाइम, जो हमारा जो इसका फर्स्ट पार्ट था लेक्चर नंबर 3 का, जिसके अंदर हमने इसको देखा कि किस तरीके से जो है एक हमारी जो ट्रांजैक्शन है उसको रिकॉर्ड किया जा सकता है। ठीक है, तो उसके हवाले से हमने देखा कि जो अगर हम उसको अपनी अकाउंटिंग इक्वेशंस के अंदर जो है अगर हम उसको रिकॉर्ड करें तो किस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे, उस चीज़ को हमने थोड़ा सा डिस्कस किया। और उसका जो फर्स्ट जो हमारा लेक्चर्स थे उनके अंदर भी डिस्कस किया। अभी हमने जो पहले इसकी जो इसका पार्ट 1 लेक्चर है उसके अंदर हमने इसकी इलस्ट्रेशंस को डिस्कस किया। अब हम थोड़ा सा मज़ीद अपने कॉन्सेप्ट को एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, और हम जो प्रीवियस जो है डबल एंट्री सिस्टम की डुअल आस्पेक्ट अकाउंटिंग की बात करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, अभी हम उसके ऊपर जाते हैं और आज हम अभी जो है डबल एंट्री सिस्टम को फोकस करते हैं और एनालिसिस करना सीखते हैं कि किस तरीके से एक ट्रांजैक्शन को, एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का एनालिसिस किया जाता है और उसको किस तरीके से हम डेबिट या क्रेडिट के अंदर जो है वो रिकॉर्ड करते हैं। अब ये डेबिट और क्रेडिट क्या चीज़ें हैं, अब इन चीज़ों को हम जरा थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, डबल एंट्री सिस्टम क्या चीज़ है, वो कहता है जी कि इन अकाउंटिंग इक्वेशन ओनली 3 बेसिक एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, कौन से 3 बेसिक एलिमेंट्स हमने पढ़े लास्ट टाइम, जो अकाउंटिंग इक्वेशन हमने पढ़ी जिसके अंदर पहले नंबर पर था एसेट, फिर लायबिलिटीज, फिर कैपिटल। ठीक है, अब उसके बाद जो है फर्दर जो है वो उस चीज़ को बारे में कहता है जी कि हमने इनको कंसीडर किया, बट प्रैक्टिकली देयर आर 5 बेसिक एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, कौन कौन से? एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू। ठीक है, अब ये 5 जो एलिमेंट्स हैं इनको हमने देखना है कि ये डबल एंट्री सिस्टम के अंदर हम इनको किस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, और इनसे हम अपनी जो एक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसको हम कैसे जो है एक अपना एंड यूजर्स उसके लिए फ़ायदेमंद बना सकते हैं। While making the analysis of business transactions, that every transactions brings about at least double change in the financial position. ठीक है, हमने प्रीवियसली जो अपनी जो अकाउंटिंग इक्वेशन जो हमने हल की थी, देखा था उसको, उसके अंदर अगर आपने देखा हो तो हर ट्रांजैक्शन का डबल इफेक्ट हो रहा था, चाहे वो एसेट साइड्स पर हो रहा था, चाहे उसके अगेंस्ट में जो क्लेम्स थे उनके अगेंस्ट में हो रहा था लायबिलिटी वाली साइड पे। ठीक है, तो हर ट्रांजैक्शन हमारी डबल उसका जो उसकी रिकॉर्डिंग हो रही थी। कभी कैश में से कमी हो रही थी तो दूसरी तरफ चीज़ों में इजाफा हो रहा था। अगर जो है एक तरफ अगर एसेट्स इंक्रीज हो रहे थे तो दूसरी तरफ लायबिलिटीज में इजाफा या कमी हो रही थी। तो इस तरीके से हम इन चीज़ों को वो पहले अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। अब वो ये कहता है देयर इज नो एक्सेप्शन टू दिस रूल, यानी कि अगर आप डबल एंट्री सिस्टम को पूरा फुल फ्लेज अकाउंटिंग सिस्टम को अगर आप अडॉप्ट करते हैं तो इस रूल से आप एक्सेप्शन नहीं आपको मिल सकती। ठीक है ना, यानी कि ये जो डबल एंट्री सिस्टम का जो प्रिंसिपल है इससे आपको एक्सेप्शन नहीं मिलेगी। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, कहते हैं डबल एंट्री बुक कीपिंग और डुअल एस्पेक्ट अकाउंटिंग क्या चीज़ है। द कॉन्सेप्ट ऑफ double entry system is based on the fact that every transaction has two aspects. हर ट्रांजैक्शन के दो पहलू होते हैं। ठीक है, रिसीविंग अ बेनिफिट एंड गिविंग अ बेनिफिट। हमने ये पहले डेफिनेशन जब डिस्कस की थी उस टाइम पे भी इस डेफिनेशन को हमने डिस्कस किया था कि डबल एंट्री सिस्टम के अंदर, अकाउंटिंग के अंदर अगर हम अपनी उसको लेते हैं तो हर ट्रांजैक्शन के डबल इफेक्ट होंगे, एक रिसीविंग का और एक गिविंग का। द अकाउंटिंग सिस्टम दैट रिकॉर्ड्स both the aspects of transactions in books of accounts is called double entry system। ठीक है, कि ये जो both aspects हैं, दोनों के दोनों जो aspects हैं लेने और देने के हवाले से, रिसीविंग बेनिफिट्स का और गिविंग बेनिफिट्स का,
तो इन दोनों को जो रिकॉर्ड करने का नाम है उसको हम कहते हैं जी ये डबल एंट्री सिस्टम है। दिस इज आल्सो कॉल्ड अ डुअल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। अब उनको जो रिकॉर्ड किया जाता है उसको हम जो है दो नाम देते हैं, एक डेबिट का और एक क्रेडिट का। जो डेबिट होता है वो बेसिकली क्या चीज होती है, द अकाउंट दैट रिसीव द बेनिफिट इज डेबिटेड। जो अकाउंट जो फायदा जो हासिल कर रहा होता है उसको हम डेबिट करते हैं, और द अकाउंट दैट प्रोवाइड्स बेनिफिट इज क्रेडिटेड। जो आपको फायदा दे रहा होता है उसको हम क्रेडिट करते हैं, उसको हम डेबिट का या क्रेडिट का नाम दे देते हैं। डिनोटेड बाय DR या CR भी उसको लिख दिया जाता है, ठीक है। द अल्टीमेट रिजल्ट ऑफ द सिस्टम इज दैट फॉर एवरी डेबिट देयर इज एन इक्वल क्रेडिट, ठीक है। हमने अभी अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर हमने देखा कि जब हम दोनों एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड करते थे उनके जो लेने और देने के हवाले से, तो उसके अंदर उसका दोनों का जो है बिल्कुल इक्वल इम्पैक्ट आता था कि एसेट साइड पे भी उतना ही इजाफा या कमी होती थी और लायबिलिटी साइड पे भी सेम उतनी ही अमाउंट से इजाफा या कमी होती थी, ठीक है। नेक्स्ट जो है ये इसके रूल्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अकाउंटिंग सीखनी है और अकाउंटिंग को अगर आपने जो है वो परफॉर्म करना है, उसके अंदर एक अच्छा अकाउंटेंट बनना है, तो आपको जो है ये रूल्स जो है इनको समझना होगा, इनकी प्रैक्टिस को समझना होगा, और इनको फॉलो करते हुए ही आप अपनी जो है अकाउंटिंग जो मामलात हैं उनको आप हैंडल कर सकते हैं। ये रूल्स जो हैं ये बेसिकली अमेरिकन बेस्ड जो हैं अकाउंटिंग उसके ऊपर जो है वो बेस करते हैं, ठीक है। इसके अलावा ब्रिटिश अप्रोच भी होती है, वो भी हम आगे कभी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैं अभी आपको कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा कि यहाँ पर अगर मैं दोनों को लेकर चलूँ तो ये ना हो कि आपके लिए सीखना ज़रा मुश्किल हो जाए, ठीक है। तो अभी हम इसी अप्रोच को फॉलो करेंगे, ये बहुत ईजी है। इसको अगर आप थोड़ा सा मेरे साथ में अंडरस्टैंड करेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। अभी मैंने इन्हीं चीज़ों को थोड़ा सा अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर भी मैंने डिस्कस किया था, ठीक है, जिसके अंदर मैंने डिस्कस किया था कि एक एसेट्स में कमी हो रही थी या इजाफा हो रहा था, उसको हम किस तरीके से करते हैं, या लायबिलिटी में अगर कमी या इजाफा हो रहा था तो उसको हम कैसे करते थे। तो अभी हमने डेबिट या क्रेडिट के रूल सीखने हैं, और इन रूल्स के मुताबिक क्या चीज़ होती है। सबसे पहली जो चीज़ है वो क्या है, एसेट्स। एसेट्स जब भी इंक्रीज होगा, जब भी इंक्रीज होगा तो उसको हम डेबिट करेंगे। यानी कि कोई भी एसेट, बिल्डिंग फर्ज करें आपने परचेज की तो बिल्डिंग में इजाफा हुआ तो हम उसको डेबिट कर देंगे। कैश आपके पास आया, कैश में इजाफा हुआ तो हम उसको कैश को डेबिट कर देंगे। अगर आपके पास मशीनरी आपने परचेज की, खरीदी, तो मशीनरी में इजाफा हुआ, मशीनरी को डेबिट कर दिया। इसी तरीके से अगर आपने मशीनरी खरीदी और उसके बदले में कैश दिया तो कैश जो है अगेन जो है वो एक एसेट है, तो उसमें कमी हो रही है, मशीनरी में इजाफा हो रहा है तो मशीनरी डेबिट कर देंगे। तो एक तरफ आपका मशीनरी जो है वो अकाउंट डेबिट हो रहा है और दूसरी तरफ कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा होगा। तो यहाँ से आप यूँ समझ सकते हैं कि जब भी किसी एसेट्स में इजाफा होगा तो हम उसको डेबिट कर देंगे, और अगर उसमें कमी होगी तो हम उसको क्रेडिट कर देंगे। तो ये हमारा सबसे पहला जो इसका रूल है जिसको आपने समझना है। सेकंड जो चीज़ है वो क्या चीज़ है, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस भी सेम जो है वो उसी रूल को फॉलो करेगा जो कि एसेट से मुतल्लिका है। यानी कि जब भी कोई एक्सपेंस हमारा इंक्रीज होगा, जैसे हमने अकाउंटिंग इक्वेशन के जो पार्ट 1 में जब हम सॉल्व कर रहे थे तो उसमें हमने देखा होगा अगर कोई रेंट पे किया गया तो वो हमारा एक्सपेंस इंक्रीज हुआ, अगर कोई आपने सैलरी पे की है तो वो भी इंक्रीज हुआ एक्सपेंस जो है कारोबार के हवाले से, तो उसको हम डेबिट कर देंगे, ठीक है। और अगर हमारा कोई एक्सपेंस कोई डिक्रीज हुआ, ठीक है, यानी कि उसमें कोई कमी वाकया हुई है तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे। थर्ड नंबर पर जो चीज़ आ जाती है वो है लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या चीज़ है, इसके एसेट्स की अपोजिट होती है, ठीक है, ये क्लेम होता है बेसिकली। तो लायबिलिटी क्या चीज़ है, जब भी लायबिलिटी इंक्रीज, चूँकि ये उसके अपोजिट है, तो यहाँ पर जब अगर एसेट अगर इंक्रीज होता था तो हम उसको डेबिट करते थे, तो यहाँ पर लायबिलिटी जब इंक्रीज होगी तो हम इसको क्रेडिट करेंगे, ठीक है। लायबिलिटी जब हमारी इंक्रीज होगी तो हम उसको क्रेडिट करेंगे, और अगर डिक्रीज होगी तो हम उसको डेबिट करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से कैपिटल है, कैपिटल भी चूंकि लायबिलिटी होता है तो ये भी सेम एक जो हमारी एक्सटर्नल लायबिलिटी है उसके तरह ही ये भी चलेगा।
कि जब ये इंक्रीज होगा तो इसको हम क्रेडिट करेंगे और जब डिक्रीज होगा तो क्रेडिट इसको डेबिट किया जाएगा। इनकम जो है ये सेम जो है एक्सपेंस की ये अपोजिट है, ठीक है। एक्सपेंस जो होता है वो खर्चा होता है, इनकम हमारे लिए फ़ायदा होता है। तो इनकम जब हमारी इंक्रीज होगी तो हम उसको क्रेडिट करेंगे और अगर डिक्रीज होगी तो वो डेबिट हो जाएगी। अब हम इन रूल्स की प्रैक्टिस को हम देखते हैं। इस प्रैक्टिस को परफॉर्म करने के लिए हम हर ट्रांजैक्शन का थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं और फिर हर ट्रांजैक्शन के अंदर डेबिट और क्रेडिट को भी अप्लाई करते हुए देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहली हमारी जो ट्रांजैक्शन है वो क्या है जी, रिजवान इन्वेस्ट 1 लाख टू कमेंस हिज बिजनेस, ठीक है। इन रिजवान ने 1 लाख रुपए जो है वो अपने कारोबार के अंदर कमेंस जो है उससे अपना कारोबार शुरू कर रहा है, ठीक है, इन्वेस्ट किया है उसने। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पे वो क्या कह रहा है, 2 चेंजेस हैव टेकन प्लेस बिकॉज ऑफ द ट्रांजेक्शन, के 2 इसमें रद्दोबदल हो रहे हैं। सबसे पहली क्या चीज़ हो रही है, कैश इंक्रीज हो रहा है। अब ये चीज़ें आपने थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी है। अगर आप इसको देखेंगे रिजवान के हिसाब से कि रिजवान चूंकि मालिक है, तो मालिक के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये आपको बात उल्ट लगेगी कि कैश इंक्रीज तो नहीं हो रहा, कि रिजवान के पास से तो कैश जा रहा है, ठीक है ना, वो डिक्रीज हो रहा है उसके पास से। लेकिन अगर आपने इसको देखना है कारोबार के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमने पीछे एक अपना जो जब हमने इसकी डेफिनेशन डिस्कस कर रहे थे, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें आपने सेपरेट आइडेंटिटी कॉन्सेप्ट को पढ़ा होगा, ठीक है, जिसके अंदर हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि मालिक को और कारोबार को आपने सेपरेटली डिस्कस करना है, सेपरेट रखना है, ठीक है। मालिक जो होता है वो कारोबार के लिए एक लायबिलिटी होता है, ठीक है। कारोबार ने मालिक को जितने भी उसने फंड्स लगाए होते हैं वो उसने वापस करने होते हैं। तो हमने जब भी ट्रांजैक्शन पास करनी है, आपने अपने आप को कारोबार का अकाउंटेंट बनाना है, ना कि आपने अपने आप को मालिक का अकाउंटेंट बनाना है, ठीक है। आपने कारोबार के हवाले से समझना है, आपने ये समझना है कि कारोबार का मुलाजिम हूँ, ठीक है, मैं अपने कारोबार का अकाउंटेंट हूँ, ठीक है। और आपने जो भी ट्रांजैक्शन पास करनी है उसको कारोबार के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, ना कि आपने उसके मालिक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। अब आप यहाँ पर इसी चीज़ की अगर आप थोड़ा सा देखें, तो अगर तो हम इस ट्रांजैक्शन को देखें मालिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो फिर हमें ये समझ में आता है कि जी रिजवान इन्वेस्ट 1 लाख, तो इसका मतलब है उसने कैश दिया है, ठीक है, कारोबार को। तो यहाँ से रिजवान के पास से 1 लाख रुपए की कमी हो गई, उसकी जेब से 1 लाख रुपए चला गया, तो ये तो टोटल ही हमारा कॉन्सेप्ट ही गलत हो जाता है, ठीक है। तो आपने अपने आप को कारोबार का अकाउंटेंट बनाना है, और अगर आप कारोबार का अकाउंटेंट बनाएंगे तो आप ये देखेंगे कि कारोबार में पैसे जो हैं वो आ रहे हैं, इंक्रीज हो रहा है कैश, जो उसका जो एक अकाउंट है, उसका जो गल्ला है, उसके जो एक एक सेफ है जिसके अंदर पैसे वो स्टोर किए जाते हैं, तो उसके अंदर जो है समझ लें कि आपका 1 लाख रुपए उसके अंदर ऐड हो गया, ठीक है। और दूसरी तरफ हमारी एक लेबिलिटी भी इंक्रीज होगी, वो कौन सी है, रिजवान। रिजवान कौन है, मालिक है, ऑनर है, कैपिटल है। तो यहाँ पर जो है आपने देखा कि 2 एस्पेक्ट जो हैं इसकी 2 चेंजेस आ रही हैं। एक आपके पास कैश जो है वो इंक्रीज हो रहा है, दूसरी तरफ कैपिटल भी इंक्रीज हो रहा है, ऑनर की इक्विटी भी इंक्रीज हो रही है। तो हम इसकी अगर ट्रांजेक्शन पास करेंगे तो इसकी ट्रांजेक्शन क्या बनेगी, कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इसकी हम आगे जाके बाकायदा तौर पर जो है वो ट्रांजैक्शन पास करना सीखेंगे कि किस तरीके से जो है वो ट्रांजैक्शन जो है वो पास होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो एक की बन जाएगी कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट जो है, ठीक है। सेकंड इसकी ट्रांजैक्शन क्या चीज़ है, ही ओपन करंट अकाउंट विद ABL एंड डिपॉजिट 30,000, ठीक है। उसने एक जो है ABL बैंक जो है अलाइड बैंक लिमिटेड जो है उसके अंदर उसने करंट अकाउंट खुलवाया है, ठीक है। तो यहाँ पर भी अब आप देखें कि उसने जब करंट अकाउंट खुलवाया, अब ये कारोबार से कैश चला गया, ठीक है, कैश जो नकद रकम थी वो कारोबार से चली गई, डिक्रीज हो गया अकाउंट जो है, ठीक है। तो उसको जो है कैश बैलेंस हमारे पास डिक्रीज हो गया। दूसरी तरफ जो है वो वाले पैसे हमने अपने एक अकाउंट से निकाल के दूसरे में डाल दिए, यानी कि हमारी कारोबार की पॉकेट में जो पैसे थे वो हमने कारोबार की पॉकेट से निकाल कर बैंक वाली जो हमारी पॉकेट है हमने उस पॉकेट के अंदर पैसे रख दिए।
तो हमारा एक तरफ एसेट जो है वो डिक्रीज हो गया और दूसरी तरफ एसेट हमारा इंक्रीज हो गया। और अगर हम इसकी ट्रांजैक्शन एंट्री इसकी पास करना चाहेंगे तो एंट्री हमारी क्या बनेगी कि बैंक अकाउंट जो कि इंक्रीज हो रहा है, एसेट इंक्रीज हो रहा है, हम उसको डेबिट कर देंगे, और दूसरी तरफ कैश हमारा डिक्रीज हो रहा है उसको हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन नंबर 3, he borrows 50,000 from Salim at 12% इंटरेस्ट पर एनम। ठीक है, कि उसने 50,000 रुपये सलीम से उधार लिया है। ठीक है, कारोबार ने उधार लिया है 50,000 रुपये सलीम से और उसके ऊपर इंटरेस्ट पे कर रहा है 12% इंटरेस्ट पर एनम के हिसाब से। अब आप ये देखें कि एक तरफ तो कैश कारोबार में आ रहा है, ठीक है, तो वो हम उसको क्या कर देंगे, इंक्रीज इन एसेट है तो हम उसको कैश को डेबिट कर देंगे। ठीक है, और दूसरी तरफ जो है इंक्रीज इन क्रेडिटर भी हो रहा है, यानी कि हमने इसके सलीम के 50,000 रुपये देने हैं, हमने वो ये जो पैसे उससे बोरो किए हैं ये हमने उसको इससे एक लोन की शक्ल में लिए हैं जिसके ऊपर हमने उसको इंटरेस्ट पे करना है। तो हमने ये वाली लायबिलिटी कभी ना कभी हमने अदा करनी है, वाजिबात है ये कंपनी के लिए। ठीक है, तो इसको हम क्या कर देंगे, हमारी लायबिलिटी के अंदर भी इंक्रीज हो रहा है, हमने पीछे रूल पढ़ा कि जब इंक्रीज इन लायबिलिटी हो तो वो क्रेडिट हो जाता है और अगर इंक्रीज इन एसेट हो तो वो डेबिट हो जाता है। तो एंट्री हमारी क्या बन जाएगी, कैश अकाउंट टू क्रेडिटर अकाउंट। फोर्थ ट्रांजेक्शन है ही परचेज फर्नीचर वर्थ ₹20,000। ठीक है, फर्नीचर जो है वो आपने खरीदा है। अब फर्नीचर क्या चीज़ है, बेसिकली ये एक एसेट है। ठीक है, ये एक एसेट है। अब एसेट जो होता है, जब भी वो एसेट जो है वो इंक्रीज होता है तो हम उसको क्या कर देते हैं, उसको डेबिट कर देते हैं। ठीक है, और अगर वो दूसरी तरफ जो क्रेडिट जो चीज़ हो रही है, हमारे पास कैश जो है वो जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है कारोबार से, तो वो भी क्या होगा, जब एसेट हमारा डिक्रीज होता है तो हम उसको क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है, यानी कि एक तरफ हमारा एसेट इंक्रीज होगा तो हम उसको डेबिट कर देंगे, दूसरी तरफ हमारा एसेट डिक्रीज होगा तो हम उसको क्रेडिट कर देंगे। तो हमारी जो है एंट्री क्या बन जाएगी, फर्नीचर अकाउंट टू कैश अकाउंट जो है। ठीक है, यानी कि एक तरफ इंक्रीज हो रहा है और दूसरी तरफ डिक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है ही परचेजेस गुड्स सेलेबल गुड्स फ्रॉम मिस्टर अफजल फॉर ₹25,000 एंड पेड कैश ₹15,000। अब आपने यहाँ पर चीज़ें देखनी है, चीज़ें हमने खरीदी हैं। ठीक है, किससे खरीदी हैं, अफजल से। 25,000 रुपये चीज़ें थी, उसमें से 15,000 रुपये हमने पे कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि 15,000 तो कैश हमारे पास से चला गया, डिक्रीज हो गया, एसेट हमारा डिक्रीज हो गया। दूसरी तरफ चीज़ें जो हमने खरीदी हैं, परचेजेस की हैं, ठीक है ना, तो ये हमारे लिए एक सेलेबल गुड्स हैं। सेलेबल जो गुड्स होती हैं उसको हम परचेजेस कंसीडर करते हैं और परचेज जो है वो हमारे पास इंक्रीज इन एक्सपेंस हो रहा है तो इसको हम डेबिट कर देंगे। तो परचेजेस अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा। दूसरी तरफ कैश जो है हम अदा कर रहे हैं, डिक्रीज हो रहा है, तो वो हमारे पास क्रेडिट हो जाएगा 15,000 रुपये से। तीसरा जो हमारी लायबिलिटी, ये जो अफजल से हमने 25,000 रुपये की चीज़ें खरीदी थी, 15,000 तो दे दिया था, अब 10,000 रुपये हमने मजीद उसको देना है, तो ये हमारे लिए एक लायबिलिटी होगी। तो इसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे, ये इंक्रीजिंग लायबिलिटी के तौर पर। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है ट्रांजैक्शन नंबर 6, ही सेल्स गुड्स फॉर कैश। उसने चीज़ें बेची हैं, 9,000 रुपये उनकी वैल्यू है। ठीक है, और कैश के ऊपर बेची हैं। ठीक है, अब इन चीज़ों के अंदर आपने देखना है दो अकाउंट कौन कौन से हैं, एक तो कैश है, दूसरा चीज़ें बेची गई हैं। तो सेल्स अकाउंट जो है वो भी आपके लिए एक अकाउंट है, दो डबल अकाउंट्स आपके इन्वॉल्व हो रहे हैं। अब कैश जो है ये आपके लिए एक एसेट है। ठीक है, और जब भी एसेट हमारा इंक्रीज होता है, चीज़ें बेची हैं तो कैश हमारे पास आया, तो इसका मतलब इंक्रीज हो गया तो हमने इसको कर दिया डेबिट। ठीक है, दूसरी तरफ जो है हमारे पास चीज़ें हमने जो बेची हैं, बेचना जो होता है वो उसमें हमें इनकम जनरेट हो रही है, हमारे लिए प्रॉफिट है। ठीक है, इनकम है, हमारे लिए फ़ायदा है। तो इंक्रीज इन इनकम हो तो हम उसको क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है, इनकम हमारी इंक्रीज हो रही है तो हम उसको क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है, तो डेबिट और क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, एसेट हमारा डेबिट हो जाएगा और इंक्रीज इन क्रेडिट हो जाएगा।
सेल्स हमारी। एंट्री हमारी क्या बन जाएगी, कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। ट्रांजैक्शन नंबर 7 के अंदर ही सेल्स गुड्स फॉर 5000 टू मिस्टर नईम ऑन क्रेडिट। अब यहाँ पर चीज़ें उसने बेची हैं लेकिन उधार पे बेची हैं, क्रेडिट पे, ठीक है, यानी कि इसमें कैश पेमेंट नहीं हुई है। तो चीज़ें जो हमने खरीदी वो हमारे लिए इंक्रीज इन सॉरी बेची हैं वो हमारे लिए डिक्रीज इन उसके हो गया सॉरी अपना इंक्रीज इन हमारी सेल्स होगी, रेवेन्यू हमारा इंक्रीज हो रहा है तो इसको हम क्रेडिट कर देंगे। और दूसरी तरफ हमारा डेटर बन गया। डेटर कौन होते हैं, ऐसे लोग कि जिनसे आपने पैसे वसूल करने होते हैं उनको हम डेटर बोलते हैं। जिनको आपने चीज़ें उधार पे बेची होती हैं और उनसे आपने पैसे वसूल करने होते हैं उनको हम डेटर बोलते हैं। ये आपने डेफिनेशन के अंदर डिस्कस किया था। तो ये आपके लिए एसेट्स होते हैं, फ़ायदा देना होता है इन्होंने आपको। तो आप जो है इनको इंक्रीज इन एसेट के तौर पर डेबिट कर देंगे और आपकी जो सेल्स है वो आपकी क्रेडिट हो जाएगी, ठीक है, इंक्रीज इन इनकम के तौर पर। ट्रांजैक्शन नंबर 8 है ही परचेज स्टेशनरी फॉर ₹3000, ठीक है, चीज़ें पर स्टेशनरी खरीदी है। तो यहाँ पर जो है स्टेशनरी आपके लिए जो है वो क्या चीज़ है कि कंज्यूमेबल एसेट्स होता है। इसको आप एक्सपेंस भी ट्रीट कर लेते हैं, ठीक है, और ये कंज्यूमेबल एसेट्स के तौर पर भी इसको ले लिया जाता है, ठीक है। नॉर्मली ये बेसिकली आपके लिए एक्सपेंस ही होता है क्योंकि इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर लिखते हैं। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जो आइटम आपका आता है उसको वो या तो आपके लिए एक्सपेंस होता है या आपके लिए इनकम होती है। तो इसको हम अगर एक्सपेंस ट्रीट करेंगे तो यहाँ पे इंक्रीज इन एक्सपेंस के तौर पर ये डेबिट हो जाएगा और दूसरी तरफ जो है कैश जो है इसके बदले में आप दे रहे हैं तो वो डिक्रीज इन कैश के तौर पर क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। He purchases, next transaction के अंदर he purchases a weighing scale and a safe for 10,000, ठीक है, and pays by check, और उसकी पेमेंट आपने चेक के जरिए से कर दी, यानी कि आपने अपने बैंक अकाउंट को यूज़ किया, ठीक है, बैंक के जरिए से आपने पेमेंट की है। तो सिंपल इसमें क्या चीज़ होगी, ये आपके लिए एक एसेट है वेविंग स्केल और जो सेफ है उसको आपने डेबिट कर दिया इंक्रीज इन एसेट के तौर पर। और डिक्रीज इन बैंक अकाउंट, जो आपका बैंक अकाउंट है ये भी एक एसेट है, डिक्रीज इन एसेट के तौर पर आपने बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। तो आपकी एंट्री क्या बन जाएगी, वेविंग स्केल एंड सेफ डेबिट हो जाएगा और बैंक अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा। ट्रांजेक्शन नंबर 10 ही पेज 6000 टू अफजल ऑन अकाउंट, ठीक है, अफजल को आपने 6000 रुपये पे किया, अदा कर दिया, ठीक है, जिसके अफजल के आपने पैसे देने थे तो उसके आपने अदा कर दिया। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो है डिक्रीज इन कैश आपके अकाउंट से 6000 रुपये जा रहा है और लायबिलिटी जो आपकी बनी हुई थी आपने उसको अदा करने थे 10,000, ठीक है, जिसमें से आपने 6000 रुपये की पेमेंट कर दी है, अभी 4000 अभी मजीद रहता है, तो ये आपकी लायबिलिटी डिक्रीज हो गई, तो इसको आपने डेबिट कर देना है, ठीक है। तो कैश अकाउंट जो है वो आपका क्या बन जाएगा, एंट्री हमारी क्या बन जाएगी, अफजल टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट 11 ट्रांजेक्शन ही रिटर्न डिफेक्टिव गुड्स टू मिस्टर अफजल। अब अफजल से आपने कोई चीज़ें खरीदी थी उसके अंदर को खराबी निकल आई तो आपने वो वापस कर दी। तो अब आप इसकी ट्रांजैक्शन क्या बात करेंगे, ठीक है। इसमें एक तो आपने जो उसको पैसे देने थे 1000 रुपये वो आपने अब समझ लें कि चूँकि आपने चीज़ें वापस कर दी तो वो आपको 1000 रुपये डिक्रीज जो है ना क्रेडिटर के तौर पर जो आपकी लायबिलिटी थी वो कम हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपकी वो लायबिलिटी जो है वो 1000 से कम हो जाएगी। दूसरे नंबर पर जो है डिक्रीज इन गुड्स और इंक्रीज इन परचेजेस रिटर्न के तौर पर जो है हम इसको ले लेंगे कि ये आपके लिए एक एक्सपेंस था। परचेजेस आपके लिए चूँकि एक एक्सपेंस होती है तो आपने उस परचेजेस अकाउंट के जिधर आपने पहले उसके बदले में किसी क्रेडिटर को पैसे देने थे अब आपने यूँ समझा कि आपकी वो परचेजेस हुई ही नहीं है, तो उसके अंदर जो आपने पहले एक लिखी हुई थी वो उसको आपने रिवर्स कर दिया तो वो परचेजेस आपकी रिटर्न हो गई, ठीक है। तो वो जब भी रिटर्न होगी डिक्रीज इन एक्सपेंस के तौर पर
उसको हम जो है डेबिट कर दें, क्रेडिट कर देंगे, सॉरी, ठीक है। तो अफजल टू आपका क्या हो जाएगा, परचेजेस रिटर्न अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। गुड्स रिटर्न बाय मिस्टर नईम 500 टू द बिजनेस, ठीक है। नईम ने चीज़ें कारोबार को वापस की हैं, नईम हमारा डेटर होगा, तो उसने हमारे कारोबार को चीज़ें अपनी वापस की हैं। तो डेटर के अंदर जो है जब कमी वाक़या होगी, एसेट डिक्रीज होगा, तो उसको हम डेबिट कर देंगे, सॉरी जो है क्रेडिट कर देंगे एसेट को। और इंक्रीज इन गुड्स, इंक्रीज इन सेल्स रिटर्न, इसको हम जो है रेवेन्यू जो था हमारा, वो हमारा डिक्रीज हो रहा है, तो उसको हम डेबिट कर देंगे, ठीक है। तो एंट्री हमारी क्या बन जाएगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, और मिस्टर नईम जो है वो क्रेडिट के तौर पर आ जाएगा। ट्रांजैक्शन नंबर 13, कैश पे टू मिस्टर अफसल 2800 इन फुल सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज क्लेम 3000। अब आपने अफसल को 3000 रुपये देना था, जिसमें से आपने 2800 रुपये दे के अपनी जान छुड़वा ली, ठीक है। वहाँ पर फुल सेटिस्फेक्शन हो गई, यानी कि उसने आपको यूँ कह लें कि 200 रुपये छोड़ दिया, 200 रुपये का डिस्काउंट दे दिया। तो जो उसने आपने देने 3000 थे, दिए 2800, तो इसका मतलब 200 रुपये का आपको फ़ायदा हुआ। तो जो इसके अंदर जो आपके पास से नेट कैश गया है वो कितना गया है, 2800 रुपये। पहले नंबर पर तो ये आपके पास से डिक्रीज हो रहा है 2800 रुपये, तो इसको आप कर दें, सीधा सीधा क्रेडिट कर देंगे। दूसरे नंबर पर अफजल, जिसके आपने 3000 रुपये देने थे, ठीक है। तो 3000 रुपये की वो जो लायबिलिटी थी वो आपने सेटल 3000 रुपये की करवाई है, तो उसको 3000 रुपये से डेबिट कर देंगे, ठीक है। अब दरमियान में जो एक थोड़ा सा डिफरेंस है 2800 का और 3000 का, वो 200 रुपये का डिफरेंस है, वो आपके लिए क्या है, एक फ़ायदा है, इनकम है। तो उसको भी आपने इंक्रीज इन इनकम के तौर पर आपने उसको क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। तो एंट्री हमारी क्या बन जाएगी कि अपना अफजल टू कैश अकाउंट और डिस्काउंट अकाउंट के तौर पर, ठीक है। डिस्काउंट जो है वो आपके लिए फ़ायदा है, तो आप उसको क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। ये इसकी अकाउंट्स जो इंक्रीज हो रहे हैं डिक्रीज हो रहे हैं उनको भी यहाँ पे डिफाइन किया गया। ट्रांजेक्शन 14, कैश रिसीव फ्रॉम नईम, ठीक है। ये समझ लें उसकी अपोजिट एंट्री है, पहले हमने पे कर रहे थे, अब यहाँ पे रिसीव कर रहे हैं, तो इसको आपने उसी अंदाज में समझना है कि नईम जो था वो आपके लिए डेटर था, वहाँ पर आपके लिए 13 नंबर ट्रांजेक्शन में क्या है, वो आपके लिए क्रेडिटर है, नईम यहाँ पर डेटर है। तो डेटर जो है आपने उससे 4400 रुपये जो है ना लेकर उसको फुल सेटिस्फेक्शन कर दी है, कितने की, 4500 की, यानी कि आपने लेना 4500 था, लेकिन आपने 4400 रुपये लेकर आपने उसको 100 रुपये छोड़ दिया है, आपने कहा जी ये ठीक है मैं आपको डिस्काउंट दे रहा है। तो उसको आप क्या करेंगे, कैश अकाउंट जो तो आपके पास कैश जितना आ रहा है उतना आप उसको डेबिट कर देंगे, ठीक है। और लायबिलिटी जितनी आपकी, सॉरी डेटर जो दूसरा, ये जो डेटर हमारा था, एसेट हमारा था, वो डिक्रीज हो रहा है, उतने से उसको क्रेडिट दे देंगे। तो कैश अकाउंट तो एंट्री पहले हमारी बन जाएगी, कैश अकाउंट तो डेटर अकाउंट। अब दरमियान में जो है इन दोनों का एक डिफरेंस है, जिसको जो है वो अपना आपके लिए जो है नुकसान का एक बाइस बन रहा है, क्योंकि आपने लेने 4500 थे लेकिन लिए 4400 रुपये हैं, तो वो आपके लिए एक खर्चा है, लॉस है। तो लॉस भी जब हमें इंक्रीज होता है, एक्सपेंस जब इंक्रीज होता है, तो हम उसको डेबिट कर देते हैं। तो टोटल हमारी एंट्री क्या बन जाएगी, कैश अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट टू नईम जो है, ठीक है। ट्रांजेक्शन 15, कैश विड्रॉ कराया फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल बिजनेस यूज, ठीक है। तो बिजनेस के इस्तेमाल के लिए आपने कैश को निकलवाया है बैंक से, तो आपके एक अकाउंट से पैसे जो हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं, दूसरे से डिक्रीज हो रहे हैं। आपकी जेब में पैसे आ रहे हैं, कहाँ से पैसे आ रहे हैं, बैंक से पैसे आ रहे हैं। तो जिधर पैसे आ रहे हैं उसको हम जो एसेट इंक्रीज हो रहा है उसको डेबिट कर देंगे, जो डिक्रीज हो रहा है उसको क्रेडिट कर देंगे। इंटरेस्ट इज पेड ऑन मनी बोरोड फ्रॉम मिस्टर सलीम, सलीम से आपने इंटरेस्ट जो है वो उसको आपने पे किया है, ठीक है।
ऑन बोरो, जिससे आपने उधार पैसे लिए हुए थे। तो आपने समझ लीजिए जो पेमेंट की है वो कैश की फॉर्म में की है। तो जो कैश की फॉर्म में जो पेमेंट की गई है उसको हम क्या कहेंगे, आपके पास से कैश जा रहा है, तो पहले नंबर पर तो कैश को आप क्रेडिट कर दें। और पेमेंट जो है, पैसे आपने दिए किसको हैं, इंटरेस्ट पे किसको किया है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर अगर आप इसको इंटरेस्ट के उसको ले लेंगे तो वो इंटरेस्ट आपके लिए क्या चीज़ है, एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस को हम जो है वो डेबिट कर देंगे। तो हमारी एंट्री क्या बन जाएगी, इंटरेस्ट अकाउंट जो है एक्सपेंस इंक्रीज के तौर पर डेबिट हो जाएगा, और कैश जो है, जो आप नकद रकम उसको अदा कर दी 500 रुपीज़, वो आपके लिए क्रेडिट बन जाएगी। कैश पेड टू मिस्टर नईम, सॉरी सलीम, 20,000 रीपेमेंट ऑफ बोरोड मनी, ठीक है, कि आपने कैश पे किया है सलीम को, सही है। तो सिंपल हमारे लिए क्या ट्रांजैक्शन बन जाएगी, सलीम अकाउंट टू कैश अकाउंट, ठीक है। सलीम को हम डेबिट कर देंगे लायबिलिटी के तौर पर, आपने उसके पैसे देने थे, अब आपने इसको पैसे अदा कर दिए, और कैश जो है वो आपका क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। कि कैश आपके पास से 20,000 रुपये चला गया, आपने किसी को पैसे देने थे, अपने अकाउंट से पैसे निकलवा कर आपने इसको दे दिए। Cash withdraw by the owner, Mr. Rizwan, 3,000, and goods taken by loan by him rupees 1,000, ठीक है। अब ये पर्सनल यूज के लिए जो है ना वो चीज़ें लेकर गया है रिजवान जो है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ आप जो है ना थोड़ा सा समझने की कोशिश करें इसमें इसमें हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि जी आपके जो अकाउंट्स होते हैं उसको हम 5 जो है ना चीज़ों में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। एसेट्स में, एक्सपेंस में, लाइबिलिटी में, ऑनर्स इक्विटी और इनकम में, ठीक है। कुछ जो चीज़ें हैं, कुछ जो बुक्स हैं, अगर आप वहाँ पर देखेंगे तो वो इसको 5 की बजाय 6 जो है ना हेड्स में इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। यानी कि मालिक का जैसे वो पैसे जो देता है उसको हम कह देते हैं कि ये कैपिटल जो है वो की फॉर्म में है, और जो वो पैसे या कोई भी चीज़ जब पर्सनल इस्तेमाल के लिए कारोबार से लेकर जाएगा तो उसको हम ड्राइंग का नाम देते हैं, DRAYWING, ड्राइंग, ठीक है। तो ड्राइंग हम उसको नाम देते हैं। अब इसको भी चूंकि हम जैसे कैपिटल को लायबिलिटी से अलहदा करके ट्रीट करते हैं, इसी तरीके से जो ड्राइंग होती है ये वैसे तो एक्सपेंस होता है, लेकिन इसको हम जो है एक कारोबार से इसको इसको आम जो एक्सपेंस है उससे हम हटकर इसको ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो इसको अगर आप 6 इसको अकाउंट्स अगर आप समझेंगे, 6 आप हेड समझेंगे, तो उसको ड्राइंग को आप जो है एक सेपरेट जो है हेड्स ऑफ अकाउंट के तौर पर आप उसको लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो है उसने कैश जो है वो निकलवाया है, ठीक है, 3,000 की शक्ल में, और चीज़ें लेकर गया है 1,000 की शक्ल में। टोटल उसने 4,000 जो है अपनी समझ लें चीज़ें लेकर गया है, अपना ड्राइंग की है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो कैश जो कारोबार से निकला डिक्रीज हुआ, तो 3,000 का एसेट डिक्रीज हो गया, ठीक है। दूसरी तरफ जो है चीज़ें लेकर गया है, परचेजेस जो है वो भी हमारी जो है वो डिक्रीज हो गई। तो जो चीज़ जो है एसेट जब डिक्रीज होता है उसको भी हम क्रेडिट करते हैं, और अगर एक्सपेंस डिक्रीज हो तो उसको भी हम क्रेडिट करते हैं। तो ये तो दोनों आइटम जो हैं वो हमारे जो है वो क्रेडिट हो जाएंगे। दूसरी तरफ जो है कैपिटल अकाउंट या ऑनर जो इक्विटी है, और इसको हम इंक्रीज इन ड्राइंग या ड्राइंग अकाउंट के तौर पर हम इसको डेबिट कर देंगे, ठीक है। तो अगर हम इसको एक्सपेंस ट्रीट करेंगे तो फिर तो हम इसको ड्राइंग अकाउंट जो है वो क्या नाम है इसको डेबिट कर देंगे। और अगर हम इसको कैपिटल ट्रीट करें, कैपिटल के अंदर जो इंक्रीज इन लायबिलिटी या डिक्रीज इन कैपिटल के तौर पर अगर हम इसको ट्रीट करेंगे तो फिर इसको ड्राइंग्स को सेपरेट कंसीडर नहीं होगा, बल्कि उसको कैपिटल अकाउंट को ही हम जो है वो डेबिट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये आगे जाके जब आप प्रैक्टिस में जाएंगे तो आपको वहाँ पर ये चीज़ इसकी जो है वो मज़ीद क्लियर हो जाएगी, ठीक है, कि ड्राइंग अकाउंट क्या चीज़ है और कैपिटल को हम कैसे ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फिलहाल हमारी जो एंट्री बन जाएगी वो ड्राइंग अकाउंट, ठीक है, वो डेबिट हो जाएगा, और कैश अकाउंट और परचेजेस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारी ट्रांजेक्शन है वो है ट्रांजेक्शन नंबर 21, गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट, ठीक है।
चीज़ें आपकी ज़ाया होगी, नुकसान आपको हुआ है, चोरी यानी कि हुई कितने की, 1500 रुपये की। तो जो एक्सपेंस जो है हमारा जब भी इंक्रीज होता है, लॉस आपके लिए थेफ्ट क्या जिसके ज़रिए से चीज़ें हुई हैं, लॉस क्या है, वो एक एक्सपेंस है समझ लें, ठीक है। तो वो जब इंक्रीज होगा तो हम उसको डेबिट कर देंगे, ठीक है। और जब हमारा एक्सपेंस जो है वो डिक्रीज होता है तो हम उसको क्रेडिट कर देते हैं। दूसरी तरफ वो आपकी जो है चीज़ें जो हैं वो आपकी चोरी हुई हैं, तो वो परचेजेस जो है वो आपकी डिक्रीज होगी। तो यहाँ पर आपकी एंट्री क्या बन जाएगी कि लॉस अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा और परचेजेस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। आखिरी जो हमारी ट्रांजैक्शन नंबर 22 स्टेशनरी कंज्यूम की गई है, कितने की, 2000 रुपये की। तो स्टेशनरी जो है वो हमारी जो है वो डेबिट हो जाएगी इसी तरीके से, ठीक है। अपना डिक्रीज इन एसेट्स के तौर पर कंज्यूम की गई है ना। तो इंक्रीज इन स्टेशनरी एक्सपेंस जो है इसको हम जो है क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। तो हमारा जो है वो स्टेशनरी एक्सपेंस अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा और स्टेशनरी अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन इसको अगर हम थोड़ा सा और किसी एंगल से देखें, अगर तो हम इसको कॉस्टिंग के अंदर डील करेंगे तो किसी और तरह से डील करेंगे। अगर आप इसको कैश की फॉर्म में देखें तो अगर तो आपने स्टेशनरी जो है परचेज की होती तो फिर तो इसकी कुछ और एंट्री बनती। अब आपने परचेज नहीं की है बल्कि आपके पास पड़ी हुई थी स्टॉक के अंदर, तो आपने क्या किया कि फिर आपके जो है वो जो स्टॉक में पड़ी हुई है इस वजह से उस एसेट वो आपके लिए एसेट कंसीडर होगी, तो आपने उसको क्रेडिट कर देना है। तो स्टेशनरी जो आपने कंज्यूम की है, जब कंज्यूम हो जाती है स्टॉक, जब आपका कंज्यूम हो जाता है तो वो एक्सपेंस आउट हो जाता है, ठीक है। जब तक चीज़ जो है आपका एसेट जो है कंज्यूम नहीं होता वो आपके लिए एक एसेट कंसीडर होता है, ठीक है। कॉस्ट जो है वो लागत होती है, वो बेसिकली कॉस्ट जो होती है वो उसको हम एक्सपेंस नहीं ट्रीट करते, वो भी एक एसेट ही होता है, ठीक है। तो जो हमारी स्टेशनरी परचेज की हमने और उसको कभी कंज्यूम नहीं किया, हमारे पास स्टॉक में पड़ी हुई है, वो आपके लिए एसेट कंसीडर होगी। और उसको जब हम कंज्यूम कर लेंगे तो फिर वो हमारे लिए एक्सपेंस आउट हो जाएगी, एक्सपेंस ट्रीट होगी। तो जो एक्सपेंस ट्रीट होगी जब हम उसको एक्सपेंस बनाएंगे तो वो फिर हमारे लिए डेबिट हो जाएगा और स्टेशनरी जितने की हमने कंज्यूम कर ली उतने को हमने क्रेडिट कर देना है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है सैलरी पेड फॉर रुपीज जो है फॉर द मंथ ऑफ 4000, ठीक है। अब आपने सैलरी अदा की है, ठीक है। तो खर्चा आपका हुआ, इंक्रीज इन एक्सपेंस हो गया, तो इसको भी आपने डेबिट कर दिया, कैश आपने आपके पास से चला गया तो आपने उसको क्रेडिट कर दिया। कैश क्या चीज़ है, एक एसेट है आपके लिए, तो वो आपके लिए क्रेडिट हो गया, ठीक है। आखिरी ट्रांजैक्शन आपकी है रेंट ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो आपने अदा की हैं। तो जो आपके एक्सपेंस जो है इंक्रीज हो रहे हैं इनको आपने डेबिट कर देना है और जो कैश आपके पास से क्रेडिट हो रहा है उसको आपने दोनों को मिलाकर आपने क्रेडिट कर देना है। तो एंट्री आपकी क्या बन जाएगी, रेंट अकाउंट, इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट एंड अकाउंट डेबिट हो जाएंगे और बैंक अकाउंट से अगर पेमेंट हुई है तो वो क्रेडिट हो जाएगा, अगर बैंक नहीं कैश से पेमेंट हुई है तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो चीज़ है इन ट्रांजेक्शन्स को मैंने कोशिश की है कि यहाँ पर जो है ना हम रूल्स को अपने जो है ये जो पीछे मैंने रूल्स जो डिस्कस किए थे उन रूल्स को हम यहाँ पर उनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो ये मैंने वर्बली आपके साथ में डेबिट और क्रेडिट के रूल्स को जो है वो उनको एनालिसिस करते हुए ट्रांजैक्शन का मैंने साथ साथ में उसकी ट्रांजैक्शन एंट्रीज जो है वो पास की, जिनको हम एंट्रीज बार बार मैं बोल रहा हूँ ये एंट्रीज जो है जर्नल, यानी कि जर्नल मैंने एक तरह से आपके साथ में बनाया है, ठीक है। जिसको हमने सबसे पहले जब हमने डिस्कस किया था तो उसकी डेफिनेशन के अंदर अकाउंटिंग के अंदर हमने पढ़ा था कि अकाउंटिंग क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस, ठीक है ना। रिकॉर्डिंग के अंदर हमने पढ़ा था कि वहां पर हम क्या बनाएंगे, जर्नल्स बनाएंगे, ठीक है। तो हमने ये जो मैंने एनालिसिस किया इसके अंदर मैंने जर्नल एंट्रीज जो हैं वो आपके साथ में ऑरली पास की हैं, ठीक है। अब हम इसको इंशाल्लाह जब हम इसका फॉर्मल वे के अंदर एक प्रॉपर तरीके से जर्नल बनाना सीखेंगे कि उसका किस तरह का फॉर्मेट होता है और किस तरह उसके अंदर जो है वो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं, तो वहाँ पर हम इंशाल्लाह इन चीज़ों की मज़ीद डिटेल से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अभी आपने परेशान नहीं होना, अभी आपने इन्हीं चीज़ों को ज़रा थोड़ा सा अपने अंदाज से समझने की कोशिश करनी है।
सबसे पहले आपने रूल्स को समझना है, ट्रांजैक्शंस को समझना है, इवेंट को समझना है, ठीक है, और डबल एंट्री सिस्टम को समझने की कोशिश करनी है, और इसके अंदर देखना है कि अकाउंट्स कौन कौन से इन्वॉल्व हो रहे हैं। कोई भी ट्रांजैक्शन जब आपके सामने आएगी तो आपने सबसे पहले उसके अंदर से अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करना है, फिर आपने साथ में ये देखना है कि वो ट्रांजैक्शन है भी है या नहीं है, ठीक है ना, मॉनिटरी वैल्यू उसके अंदर इन्वॉल्व है या नहीं है, ठीक है। उसके अंदर आप किसी भी लेन देन को इन टर्म्स ऑफ मनी जो है वो कंसीडर कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपने ध्यान से देखना है, ठीक है। तो फिर उसके बाद जो है वो नेक्स्ट जो है आपने अपने इन अपने जो कॉन्सेप्ट्स हैं आगे उनको बढ़ाना है, ठीक है, और उसके ऊपर आपने अपना एक एनालिसिस पेश करना है, ठीक है। और एनालिसिस जो आप पेश करेंगे उनके उसके बाद जो चीज़ जो वो हमारे पास आएगी वो फिर आपकी रिकॉर्डिंग का फेज आएगा। तो हमने अपनी जो डेफिनेशन अकाउंटिंग की पढ़ी थी उसके अंदर सबसे पहला जो हमने स्टेप पढ़ा था कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ एनालाइजिंग ट्रांजैक्शंस। देन हमने सेकंड स्टेप पढ़ा कि रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। तो आज हमने उसका एनालिसिस किया और फिर आगे हमने उसको थोड़ा सा रिकॉर्ड करने का प्रोसीजर भी देखा, ठीक है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम जर्नल्स को जो है इसी रिकॉर्डिंग फेज को जो है डबल एंट्री सिस्टम का जो रिकॉर्डिंग हमारा जो डेफिनेशन का जो सेकंड स्टेप है कि रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन जो है उसी को हम इंशाल्लाह थोड़ा सा आगे मजीद उसको भी बढ़ाएंगे और हम फिर आगे लेजर को भी ज़रा सीखेंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है मेरे साथ में रहना। अगर किसी किस्म की कोई क्यूरी हो, कोई परेशानी हो किसी भी किस्म की, तो आपने इसके कमेंट्स के अंदर जो है वो मेरे से डिस्कस कर लेनी है, ठीक है। अभी के लिए जो है अल्लाह हाफिज़, ठीक है। और मज़ीद अगर किसी किस्म की कोई बात हो तो वो आप मेरे से डिस्कस करते हैं। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।